मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। सर भी बहुत भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, जबकि मैं सारी रात भी सोकर उठी थी और अब फिर थोड़ी थोड़ी देर से मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने शोर वकास को आवाज दी और वो फौरन ही मेरे पास आ गया। मैंने वकास से कहा कि न जाने मुझे क्या हो गया, हर वक्त नींद आती रहती, हमें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो हंसा और कहने लगा कि जब इंसान की जिंदगी में कोई फिक्र और परेशानी नहीं होती तो उसे फिर नींद ही आती है, और तुम्हारे पास तो करने के लिए भी कोई काम नहीं है, इसीलिए तुम्हारा ये हाल है। अच्छा है, सोती रहो, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी। वकास की बात सुनकर मैं धीरे से मुस्कुराई। ये बात सच थी कि मेरी जिंदगी में कोई गम, फिक्र या परेशानी नहीं थी। वकास से शादी करके मैं बहुत ज्यादा खुश थी। हालांकि मैंने इस शादी के लिए अपने माँ बाप को नाराज भी कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। मुझे लगता था कि मैंने अपने हक में एक बेहतर फैसला किया, और बालिग होने के नाते मुझे यह हक हासिल था कि मैं अपनी शादी ब्याह का फैसला खुद ले सकती। मेरे माँ बाप को तो न जाने वकास में कौन सी बुराइयां नजर आई थी जो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। मेरे लाख मनाने के बावजूद भी जब अब्बा ना माने तो मैंने अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से वकास से शादी कर ली और उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। वकास ने भी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे शहर से दूर एक वीरान इलाके में ले आया जो अभी जेर तामीर था। वकास के यहाँ एक घर था। वो कहने लगा कि हम शहर से दूर यहाँ रहेंगे ताकि हमारी मोहब्बत खुली फजा में परवान चढ़ सके। वैसे भी तुम शहर में रहोगी तो तुम्हें अपने माँ बाप की याद तंग करेगी। यहाँ इस पुरसुकून जगह पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और वाकई जब से मैं यहाँ आई थी कुछ ज्यादा ही सुकून महसूस करने लग गई। जहाँ लेट थी वहीं सो जाती। ऐसा लगता कि जैसे हर वक्त मुझ पर नींद तारी हो। शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि शादी से पहले मैं नौकरी किया करती थी और सारा दिन काम काज में मसरूफ रहा करती। और शादी के बाद यहाँ आकर मेरे पास कोई काम नहीं रहा, इसीलिए शायद मुझे हर वक्त नींद आती। और शादी के बाद यहाँ आकर मेरे पास कोई काम नहीं रहा था, इसीलिए शायद मुझे हर वक्त नींद आती थी। और वकास मोथू मुझे आराम करता हुआ देख बहुत ही खुश हुआ करता था। कहता है कि तुम बहुत अरसे से नौकरी कर रही थी ना, अच्छा है, अब एक सुकून भरी जिंदगी गुजारो। अब भी मुझे लिटाकर वकास खुद बाहर निकल गए थे। मुझे मालूम था कि वो खाना लेकर आएंगे। हमें यहाँ आए महीना हो गया था, लेकिन वकास ने एक दफा भी मुझे खाना नहीं बनाने दिया था। वो रोज रोज बाहर से खाना लाया करते थे और कहते कि तुम बस आराम किया करो। मैंने बहुत दफा उससे कहा था कि तुम राशन डलवा दो, मैं खाना बना सकती हूँ, लेकिन वो नहीं मानता और कहता कि मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए नहीं लेकर आया। वकास मुझे अच्छे से अच्छा खाना खिलाता और किसी चीज की कोई कमी ना होने देता। लेकिन मैं जब भी खुद को आईने में देखती तो मुझे अपना आप बहुत कमजोर महसूस होता, जबकि अब तो मैं पहले से ज्यादा खुराक लेने लग गई थी। पहले तो मैं एक वक्त का खाना खाती तो दो वक्त का छोड़ भी देती थी, लेकिन वकास मुझे सर पर बैठ कर जबरदस्ती खाना खिलाता और कहता अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और उसकी खातिर मैं जबरदस्ती खाना खा भी लेती। 3 टाइम वक्त पर खाना खाने के बावजूद भी मेरी सेहत खराब हो रही थी। मैं दिन ब दिन कमजोर हो रही थी और यही बात मेरी समझ से भी बाहर थी। मेरी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ रहे थे, और यही बात मैंने वकास से कही तो वो कहने लगा कि ज्यादा सोने की वजह से भी आंखों के नीचे गहरे हल्के आने लगते। तुम इतनी परेशान ना हुआ करो, ये कोई ऐसी बात नहीं है, और बाहर तुम कमजोर हो लेकिन अंदर से तुम ताकतवर ही हो, क्योंकि तुम अच्छी खुराक लेती हो। वो किसी न किसी तरह मुझे मुतमईन कर देता और मैं भी उसकी बात मान दिया करती। मैंने आंखें बंद करके वकास से मोहब्बत की थी और अंधों की तरह उस पर एतबार किया था, और मैं और वो एक ही दफ्तर में काम किया करते थे। वो तकरीबन 6 महीने हमने एक साथ गुजारे थे और फिर मैंने फैसला किया था कि मैं वकास से ही शादी करूंगी। उसने शादी के लिए मुझे खुद ही प्रपोज किया था। वकास दूसरे लड़कों से काफी मुख्तलिफ था। वो कभी अपने घर वालों का जिक्र ना करता और ना ही नजर भर कर दूसरे लोगों की तरफ देखता। मैं वाहिद लड़की थी जिससे उसकी बातचीत थी। वो दफ्तर से निकलता तो फिर मेरी उसे अगले ही दिन मुलाकात हो जाती। वो फोन पर भी मुझसे कोई राबता न करता। मेरे पूछने पर यही कहता कि वो मेरे साथ हलाल रिश्ता चाहता है, इसीलिए ऑफिस के अलावा ना ही वो मुझसे बात करना चाहता है और ना ही मिलना चाहता है। उसकी इसी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। वो चाहता तो मेरे साथ फ्लर्ट भी कर सकता था, टाइम पास भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसी किसी भी चीज को तरजीह नहीं दी, बल्कि वह हलाल रिश्ते पर हमारी मोहब्बत की बुनियाद रखना चाहता। और यही वजह थी कि मैं मजीद उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई। मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे दफ्तर का लड़का मेरे लिए रिश्ता भेजना चाहता है, तो अब्बा खुश हुए और कहने लगे हमने तुम्हें हर चीज की आजादी दी है, तुम्हारी पसंद की शादी पर भी हमें कोई एतराज नहीं होगा, तुम लड़के के घर वालों को बुलवा लो।
मैंने वकास को ये बात बताई तो अगली शाम ही वो मिठाई का डिब्बा और फूल उठाए हमारे घर चला आया और यही बात मेरे अब्बा को बहुत नागवार गुजरी। वो वकास से कहने लगी कि बेटा रिश्ता लेकर लड़के के घर वाले माँ बाप या बहन भाई आते हैं, तुम इस तरह अकेले कैसे आ गए। अब्बा की बात सुनकर वकास ने सर झुका लिया और कहने लगा कि मेरे माँ बाप नहीं है और बहन भाई भी नहीं है, रिश्तेदारों ने बहुत पहले ही मुझे तनहा छोड़ दिया था। अब इस दुनिया में मैं अकेला हूँ और अपनी हर खुशी और दुख में मैं खुद को अकेला ही पाता हूँ। वकास की बात सुनकर अब्बा के चेहरे का रंग उतर गया था। वो दबे लहजों में बावर्ची खाने में आकर अम्मा से कहने लगे कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं, मैं इस लड़के पर भरोसा करके कैसे अपनी बेटी का हाथ दे दूं। मैंने अब्बा की बात सुन ली थी और इसीलिए इल्तिजाइया नजरों से अपनी माँ को देखा था। अम्मा कहने लगी अगर लड़का अच्छा और शरीफ है तो फिर रिश्ता करने में कोई एतराज नहीं है। अब अगर उसके माँ बाप अल्लाह की रजा से इस दुनिया से चले गए हैं तो उसमें बेचारे का क्या कसूर है। मेरी नजरों का इशारा समझते ही अम्मा ने फौरन वकास की तरफदारी की थी पर अब्बा भी हाँ में सर हिलाते वकास के पास जा बैठे थे। मेरी माँ ऐसी ही थी, मेरा हर इशारा फौरन समझ आती और हमेशा मेरी ही तरफदारी करती। उस वक्त भी मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आ गया था। मैंने मोहब्बत से उनके गले में अपने हाथ डालकर उनके गालों को चूम लिया था। काफी देर तक अब्बा और वकास दोनों बात करते रहे और फिर वकास ऐसे ही वापस चला गया। अब्बा ने रिश्ते की फौरन हामी नहीं भरी थी। उसके जाने के बाद अब्बा कहने लगे मैं छानबीन करूंगा, वैसे तो लड़के में कोई बुराई नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी ऐसे ही किसी शख्स के साथ नहीं रुखसत कर सकता। ये सुनकर मैं खुश हो गई। आधा मामला हल हो गया था, आधा बाकी था और मुझे यकीन था कि छानबीन में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी कि जिसकी वजह से अब्बा इनकार कर दे। लेकिन ये बात मेरी गलतफहमी साबित हुई क्योंकि 2 दिन बाद ही अब्बा गुस्से में घर में दाखिल हुई और कहने लगे कि कान खोल कर बात सुन लो मेरी, तुम्हारी शादी वकास से नहीं हो सकती और बेहतर यह है कि तुम उस लड़के से दूर रहो। मैंने नाराजगी से अब्बा से कहा कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अब्बा कहने लगे मैंने छानबीन करवा ली है, वो किसी भी तौर पर तुम्हारे लायक नहीं है। अब्बा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने मेरा चेहरा देखा तो अब्बा से पूछने लगी कि ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप इस कदर वकास के खिलाफ हो गए। अब्बा कहने लगे वो लड़का पहले भी 2 दफा जेल जा चुका है, उसके करतूत कुछ अच्छे नहीं है। जहाँ वो रहता है मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया है, किसी ने भी उसके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कही। अब्बा की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। सबका यही कहना है कि इससे मिलने के लिए रात देर तक लड़के आते रहते हैं, एक लड़के से मिलने के लिए लड़के ही आएंगे, वकास से मिलने लड़कियां तो नहीं आती ना। वो हल्ले वाले भी अजीब बातें करते हैं। ये कहकर अम्मा ने अब्बा को खामोश करवाना चाहा तो अब्बा कहने लगे और जेल क्या वो भी सभी लड़के जाते हैं। जेल जाने के नाम पर जहाँ मैं चौकी थी वहीं अम्मा ने भी मुझे अजीब सी नजरों से देखा। अब्बा अपने कमरे में चले गए थे। अम्मा कहने लगी कि तुम्हें मालूम है वो जेल गया था। मैंने इनकार में सर हिलाया तो अम्मा कहने लगी पहले जाकर उससे पूछो कि क्या मामला है, न जाने तुम्हारे अब्बा को लोगों ने क्या कह दिया है। अब उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होगा, कम से कम ये बात तुम्हें पहले तो पता होनी चाहिए थी ना। अम्मा ने भी अपने साइड बदल दी थी। मैं परेशान हो गई थी कि न जाने वकास जेल क्यों गया। अब अब्बा को इस रिश्ते के लिए राजी करना बहुत मुश्किल था क्योंकि अब्बा बहुत शरीफ आदमी थे और इस तरह की बातों से बहुत दूर भागा करते थे। थाना कचहरी के नाम पर तो अब्बा की जान निकल जाती थी। अगले दिन जब मैं दफ्तर गई तो वकास पहले से मौजूद था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया तो मैंने गुस्से से पूछा कि तुमने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई। वो चौंक गया और कहने लगा मैंने क्या बात नहीं बताई। मैंने उससे पूछा कि तुम 2 दफा जेल गए हो, क्या ये कोई मामूली बात है। मेरे अब्बा को ये बात पता चली है और वो बहुत नाराज है। मेरी बात सुनकर वकास के चेहरे का रंग उतर गया। वो कहने लगा हाँ मैं 2 दफा जेल जरूर गया लेकिन बेगुनाह था। तुम्हें तो मालूम है यहाँ का कानून कैसा है। पहले मैं जिस घर में किराए से रहा करता था उनके घर में डकैती हुई थी। न जाने डकैती किसने की थी लेकिन इल्जाम मेरे सर आ गया था। क्योंकि मैं एक यतीम लड़का हूँ और मेरे सर पर कोई नहीं है, इसलिए जिसका दिल चाहता है वो मेरे साथ जुल्म और ज्यादती कर जाता है। मकान मालिकों को लगा कि मैंने डकैती करवाई है, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी और पुलिस वाले भी मुझे उठाकर जेल में ले गए। मैं 2 महीने तक जेल में सड़ता रहा और फिर पुलिस वालों को मेरी बेगुनाही का यकीन आ गया तो उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। ये बताने वाली बात नहीं थी। तुम्हें ये बात बताता तो शायद शर्म से दोबारा जमीन में गिर जाता। पहले ही मैं बहुत मुश्किल से इस फेज से बाहर निकला था। अब तुमने ये बात दोहराई थी तो एक दफा फिर मेरा दिल जल उठा है। हम जैसे यतीम बच्चों के साथ शायद ये दुनिया ऐसे ही सलूक करती है। ये कहती वकास की आंखों में आंसू आ पर वो उठकर अपने केबिन में चला गया और मैं अपनी बात पर ही शर्मिंदा हो गई। मुझे वकास से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। कम अज कम मुझे